तो हमने 3 पॉइंट्स देखे थे, 3 जगह पे निकाली थी। सबसे पहला था एक्सियल लाइन पे, ठीक है, एक्सियल लाइन पे निकाली थी। फिर एक मिनट था, मैं फिर से ऑन करता हूँ, उसको बंद करके ऑन करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे। एक मिनट था, फिर से ऑन करता हूँ। शो क्यों नहीं हो रहा है? चलिए ठीक है, शो नहीं हो रहा है, इट इज ओके, मैं लिख दूंगा, बाद में लिख दूंगा। पानी कैसे गायब हो गया था मेरे सारे। ठीक है, चलिए। तो 3 जगह पे निकाली थी हमने, ठीक है। आई होप फॉर्मूला याद होगा सभी को, ठीक है। और एक्सप्रेशन भी याद होगा कैसे हमने जो है डिराइव किया था। ठीक है, तो मैंने एक न्यूमेरिकल आपको बताया था, ठीक है ना। ये वाला न्यूमेरिकल बताया था कि कैसे आप चेक करोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको अगर मान लीजिए कहीं पे पूछी है, एक्सियल पॉइंट पे पूछी है या एक्सियल लाइन पे पूछी है या इक्वेटोरियल पे पूछी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करोगे। यू विल कंपेयर इट। सबसे पहले आप कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद आप निकालोगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है। मैं डेरिवेशन पे चल रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है, ये भी आपने किया हुआ है एक्सप्रेशन कभी। अच्छा, शेयर नहीं हुई क्या? देख लेता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, अब दिख रही है ना सभी को? ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? नेक्स्ट जो है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिराइव करने के लिए, ठीक है। टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको याद होगा तो आपने ये एक्सप्रेशन किया था कभी। अ, अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल को, मैग्नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसको टॉर्क लगती है, और वो फॉर्मूला हुआ करता था कुछ ऐसा, पी क्रॉस ई साइन थीटा। अगर इसी को देखा जाए, अगर क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वलेंट टू मैग्नेटिक डाइपोल, मेरे ख्याल से मैग्नेटिक डाइपोल का जो फॉर्मूला होना चाहिए, टॉर्क जो लग रही होगी मैग्नेटिक डाइपोल पे, वो होगी एम क्रॉस बी। ये आपको याद है, मैंने करवाया भी था आपको। एक करंट कैरिंग लूप जो है एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करती है, और उसको जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ उस पर टॉर्क लगती थी एम क्रॉस बी। तो आंसर एम क्रॉस बी आएगा, ध्यान देना। लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, ये थोड़ा अलग तरीके से किया जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब मैंने आपको करंट कैरिंग लूप, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे दो डेरिवेशन आएंगे। दोनों डेरिवेशन में फॉर्मूला सेम आएगा, लेकिन दोनों डेरिवेशन अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से किए जाएंगे, ठीक है। तो ये वही है, टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इमेजिन करो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है। तो बी इज दी
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें ना एक डाइपोल रखा हुआ है, मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि मैग्नेट, ठीक है। तो लेट्स इमेजिन कि ये साउथ पोल है उसका और ये नॉर्थ पोल, मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। थीटा एंगल बना रहा है। अच्छा, कौन थीटा एंगल बनाएगा? तो आपको पता चल गया होगा कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो होगा इस तरफ। ये है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इसे मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ सारी चीजें। स्मॉल एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हम 2l लेते थे, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है आप निकाल सकते हो, वो कितना आएगा? m इंटू, आपको पता है ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मेरे पास नहीं है। ओके, तो अब खुद सोच के बताओ कि अगर मान लीजिए यहाँ नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक फील्ड ना इस तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोई एक बड़ी मैग्नेट रखी होगी, इस साइड यहाँ कोई बड़ी मैग्नेट रखी होगी, जिसका यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा? ये जो नॉर्थ है, ये वाला नॉर्थ, इस नॉर्थ को क्या करेगा? छोटे वाले नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो ये वाला जो छोटा वाला नॉर्थ है मैग्नेट का, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस तरह, ठीक है। इस तरह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा, ये फोर्स होगा कितना? ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती थी वो होती थी Q इंटू ई। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगती थी Q इंटू ई। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगी? पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में? सिंपल है, कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये वाला नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करता। तो इस साउथ पोल पे फोर्स लगेगी इस तरह, और वो भी कितनी होगी? m इंटू बी। अब क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो नॉर्थ पोल होता है इट इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज एंड साउथ पोल होता है इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज। तो जो चीजें पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता था, जैसे पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव करता था? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे नॉर्थ पोल किस तरफ मूव करना स्टार्ट? अगर नॉर्थ पोल होता, अगर अलग होता, मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट करते, तो नॉर्थ पोल कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देता? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। वैसे साउथ पोल अपोजिट टू द डायरेक्शन। फोर्स लगती है नॉर्थ पोल पे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पे लगती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगी। नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है, नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? कौन बताएगा? जीरो। बहुत बढ़िया। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। नेट फोर्स यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक डायपोल is equal to zero, equal to zero if placed in uniform, if placed in uniform magnetic field, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। मैंने नॉन यूनिफॉर्म वाला केस ना आपको बताया ही नहीं एक्चुअल में, मैं एक ही बारी में बता दूंगा, ठीक है ना। देखते हैं इसके बाद ही बता दूं।
कि नॉन यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तब करता है, ठीक है ना। वैसे ही अगर इस मैग्नेट को अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो ये नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यूनिफॉर्म में नहीं करता, ठीक है ना। यूनिफॉर्म में दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, ये एमबी और एमबी इक्वल एंड अपोजिट एंड दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। बट ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन से तो पास नहीं हो रही है। तो जब दो फोर्स एक ही लाइन ऑफ एक्शन से पास नहीं होती हैं तो क्या लगाती हैं? वो घुमा देती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो ये जो मैग्नेट है ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो रोटेट देखिए कैसे करेगी, कौन बताएगा? ये क्लॉकवाइज करेगी, एंटी क्लॉकवाइज करेगी? कौन बताएगा? क्लॉकवाइज, हाँ बहुत बढ़िया, है ना। क्लॉकवाइज करेगी। देखिए ऐसे, अगर आप इसे ऐसे छोड़ देते हो तो ये मैग्नेट है ना, ऐसे ये ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगी ऐसे। ठीक है, तो हमें टॉर्क निकालनी पड़ेगी, टॉर्क लगेगी, टॉर्क विल बी नॉन जीरो इन दिस केस, ठीक है। तो हम टॉर्क कैसे निकालेंगे? तो टॉर्क क्या हुआ करती थी? टॉर्क थी, टॉर्क किसके इक्वल होती थी? फोर्स इनटू कोई भी एक फोर्स लो, उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। इसी को कपल भी बोल देते हैं, ध्यान देना। सॉरी, मूवमेंट ड्यू टू टू फोर्स बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, ठीक है ना इसके। टॉर्क बोलते हैं, जनरली टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, इसी को मूवमेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स बोल देते हैं, ध्यान देना, मूवमेंट ऑफ फोर्स। और इसी को कई बार क्या बोल देते हैं? कपल भी बोल देते हैं। कपल ऑफ फोर्स की वजह से घूम रहा है, ठीक है ना। हम टॉर्क बोलेंगे, ठीक है, टॉर्क ही लिखा रहता है। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स है एम बी, कोई भी एक फोर्स एम बी है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है? फोर्स को पीछे की तरफ लेके जाओ, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को पीछे की तरफ लेके जाओ। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जिसे मैं एक्स मान रहा हूँ, ठीक है ना, ये एक्स जो है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये कैसे निकालें? तो ये ट्राइंगल से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए ये डिस्टेंस कितना है? ये है आपका 12। तो और ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो गया, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो x बाई 12 क्या हो गया बताओ? x बाई 12 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया आपका 12, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाता है आपका 12। टॉर्क आ गया, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टॉर्क आपका आ जाता है b इंटू m इंटू 12 को एक साथ रखा इंटू साइन थीटा, और m इंटू 12 आपको पता ही है क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। देखिए देखिए वैसा ही आ रहा है, टॉर्क क्या आ रहा है? एम बी साइन थीटा। क्या बात आई समझ में सभी को? अच्छा, तो अब ये रोटेट किस तरफ करेगा? क्लॉकवाइज आपने बोला, तो अब मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। ऑब्वियस सी बात है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? एम क्रॉस बी क्रॉस एम? वेक्टर फॉर्म में एम क्रॉस बी लिखा जाएगा, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, देखिए राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आप क्या करो, जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को रोटेट कर दो। हम किस डायरेक्शन में जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ हो जाएगा, इनटू दी प्लेन टॉर्क हो जाएगी। ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है।
वैसे ही आप क्या कर सकते हो, वेक्टर से भी निकाल सकते हो। वेक्टर से क्या है देखिए, एम किस डायरेक्शन में है, ये है एम की डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो अगर मैं बी क्रॉस एम करता तो क्या होता, देखिए बी क्रॉस, राइट हैंड थंब लगाऊं, तो बी क्रॉस एम करूंगा तो कहाँ रहा था, ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि गलत हो गया। यानी कि एम क्रॉस बी करना पड़ेगा, एम क्रॉस बी करता हूँ तो अंदर की तरफ जारी होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is given by right hand thumb rule। अब ये बताने की जरूरत नहीं, राइट हैंड थंब रूल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत बार। तो राइट हैंड की उंगलियों को एम की तरफ ओरिएंट करना और बी की तरफ थ्रू एंगल थीटा रोटेट कर देना, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो ये आपको पता ही है ऑलरेडी। चलिए अब मुझे ये बताओ कि टॉर्क कब कब जीरो लगती है, कौन बताएगा। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, बताओ जरा कब कब जीरो लगेगी। 0 और 180। 0 एंड 180, ठीक है। तो थीटा 0 और 180 को मैं थोड़ा अलग अलग लिख लेता हूँ, कि फिर वही चीजें रिपीट होंगी, तो याद रखना इस चीज को। नेट फोर्स तो हमेशा ही जीरो है, हमेशा जीरो लग रही है। लेकिन थीटा 0 पे नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगी, नेट टॉर्क भी जीरो होगी, ठीक है। नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगी, एम बी साइन जीरो, दैट इज ओनली जीरो, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे हो जाती है। नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क कितनी होगी, नेट टॉर्क आएगी एम बी साइन 180, दैट इज जीरो ओनली। ये वाला केस ना मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड केस बना के दिखा दूँ। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है इस तरफ, और ये मतलब दोनों सेम ही डायरेक्शन में। ये है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। ये वाला केस है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, 180 डिग्री एंगल है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और ये हो गई आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। जब किसी को याद है, जब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लगती है और नेट टॉर्क जीरो लगती है, तो बॉडी क्या होती है, बॉडी किसमें होती है, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इन दोनों केस मैग्नेट। में जो है जो मैग्नेट है वो इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है ना। इन बोथ द केसेस, इन दोस टू केसेस, ठीक है ना, इन दोनों केसेस में, इन दीज टू केसेस द मैग्नेट इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम कितने टाइप के थे, याद है किसी को, 3 टाइप के थे, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, याद है। और कैसे चेक किया करते थे, ये सब बताया हुआ है मैंने बहुत अच्छी तरीके से। स्टेबल, अनस्टेबल, एक न्यूट्रल हुआ करता था। जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा एंगल पे हुआ करता था, 0, और अनस्टेबल 180 पे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही केस है, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही केस है। जब थीटा 0 होता है तो हम बोलेंगे द मैग्नेट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम,
और 180 पे क्या होगा, मैग्नेट क्या होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, क्या चीज मिनिमम होती थी, किसी को याद है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुआ करती थी, तो इसका मतलब मुझे पोटेंशियल एनर्जी का भी अब यहाँ पे एक्सप्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो भी आपके सिलेबस में है, तो ढंग से देखना है वही, ठीक है ना, बिल्कुल वही है। ठीक है, कर देता हूँ। चलिए, तो मैग्नेट जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, तो थीटा 0 है, और जब स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रहता है तो the potential energy of magnet is minimum। कौन मुझे फॉर्मूला बता पाएगा क्या होगा? मैंने ऑलरेडी बता रखा है, कितनी होती थी, -mb cos थीटा, याद है? वैसे मैं एक्सप्रेशन करवाने वाला हूँ अभी, ठीक है ना, ये है आपके सिलेबस में, ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले ही आपको कि अगर आपको डाइपोल के बारे में नॉलेज है तो आप मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में नॉलेज है तो मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में आप सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी होगी -mb cos 0, -mb cos थीटा हुआ करता था, तो -mb cos 0 हो जाएगा, ठीक है ना, थीटा 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी आती है -mb, याद रखना है, ठीक है। वैसे ये पोटेंशियल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन करवाने वाला हूँ। वैसे यहाँ पे द मैग्नेट जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी इस केस में, -mb cos 180, तो cos 180 क्या होता है, -1, तो ये आ गया mb प्लस mb, बेटर ये है प्लस mb। तो इसमें कुछ नई चीज नहीं है, ये आपको पता ही है, सब कुछ पता है, ठीक है, दिस इज ऑलरेडी। इसमें मुझे एक चीज और करवानी है, ठीक है, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और बोर्ड में भी जो इसके सवाल आए हुए हैं, ठीक है, क्या है, ध्यान देना। किसी को याद है कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, हर एक मैग्नेट कोशिश करेगी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे जाने की। अगर आपने इस मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, ये देखिए डायग्राम जो है, ये डायग्राम देखिएगा, इससे ही बताता हूँ। ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। कैसे पता चलता था कि मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है, ये कैसे पता चलेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है? इस केस में देखिए, ध्यान देना, ये ध्यान से समझना इस चीज को, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इस तरफ। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में। अच्छा, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करते थे, याद है किसी को कैसे पता करते थे कि बॉडी जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कैसे पता करते थे? जैसे मैंने आपसे बोला थीटा 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, कैसे पता चला आपको, क्या किया करते थे? ना 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 ना, बॉगडन 0 नहीं, बॉगडन 0 नहीं, मैंने आपको बोला था कुछ कुछ करते थे, कुछ चीजें किया करते, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के देखते थे। याद है किसी को स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बीच में डिफरेंस बताया था? यस सर। अगर हाँ, अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलता है कि आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है?
कैसे बता सकते हो आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में? तो आपको क्या करना है, इस मैग्नेट को रोटेट करो, थोड़ा सा रोटेट करना है, ज्यादा नहीं, ठीक है? ज्यादा रोटेट नहीं करना, थोड़ा सा रोटेट किया। देखिए मैंने कैसे रोटेट किया, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे थोड़ा सा रोटेट किया, ज्यादा नहीं, ठीक है? कितना एंगल ध्यान देना, थीटा, एंड थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज द very small angle through which the magnet is angularly displaced. और मैंने क्या किया, इसे छोड़ दिया, थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दिया। अब जैसे ही मैंने छोड़ा, तो ध्यान देना, ध्यान से समझना, जैसे ही मैं छोड़ता हूं तो ये जो नॉर्थ पोल है इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी ऐसे फोर्स, साउथ पोल पे लगाएगी ऐसे फोर्स, तो ये रोटेट होके वापस अपनी तरफ आ जाएगा। या इसी को ऐसे सोचो कि जैसे ही आपने थीटा एंगल पे जाके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में छोड़ा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में छोड़ा, मन मर्जी है, इस पे कौन सी टॉर्क लगेगी, अभी मैंने बताया कौन सी टॉर्क लगेगी, पीई, नॉट पी, एम बी साइन थीटा। या ऐसा बोल सकते हैं, सिस्टम इस पे टॉर्क लगा है। सिस्टम यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का कॉम्बिनेशन। तो सिस्टम अपने आप इसे क्या करेगा, वापस लेके आ जाएगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? आया समझ में मैंने क्या बोला है? यस सर। तो जैसे ही मैंने इसे, देखिए ऐसे ध्यान से समझना, जैसे ही मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, ये ऐसे थी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इस तरफ है, ठीक है, मैंने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो ये अपने आप आ जाएगा, सिस्टम ही लेके आ जाएगा, सिस्टम क्योंकि इस पे टॉर्क लगा रही है ऐसे, ठीक है, अपने आप आ जाएगा। तो क्या है, ये अपने आप अपनी पोजीशन थीटा जीरो वाली पोजीशन रिटेन करना है, अपने आप कर रहा है ना, क्योंकि अपने आप कर रहा है तो ये क्या है, कैसे इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट कमाल की चीज ये है कि जब ये अपने पास आ रहा होगा, अपनी पोजीशन पे आ रहा होगा, देखिए ऐसे डिस्प्लेस किया था, डिस्प्लेस करके छोड़ा, तो ये अपने आप आ रहा है ऐसे, ठीक है, रुकेगा नहीं यहाँ पे, ये रुकेगा नहीं यहाँ पे थीटा जीरो पे, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, मैग्नेट के पास क्या होता है, मास होता है, तो ये रुकेगा नहीं यहाँ पे, आगे जाएगा। बट जब ये आगे जा रहा होगा, देखिए ध्यान से समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ना, आप ऐसे सोचो कि ये मैग्नेट है, ध्यान देना ऐसे, ये मैग्नेट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। तो जैसे ही आप थीटा एंगल पे छोड़ोगे तो ये ऐसे आएगा, देखिए ऐसे आएगा, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं क्योंकि इसके पास क्या है, मास है। तो ये कहाँ जाएगा बताएगा कोई, ये आगे जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ये आगे जाएगा, इसके पास देखिए यहां से यहां तक, पोजीशन 1 से पोजीशन 3 तक ये अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस पे टॉर्क लग रही है और टॉर्क इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाती जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाती जाएगी। तो 3 पे इसके पास अच्छी खासी एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो ये 3 पे रुकेगा नहीं, फिर ये आगे जाएगा, 4th पोजीशन पे जाएगा। लेकिन जैसे ये इधर गया, ऐसे रोटेट होते हुए यहां पहुंचा ऐसे, अब प्रॉब्लम क्या है, ये जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ रोटेट कर रहा है, तो सिस्टम अब इस पे ऊपर की तरफ टॉर्क लगाएगा। सिस्टम इसे कहां ले जाने की कोशिश कर रहा है, सिस्टम तो थीटा जीरो पे ले जाने की कोशिश कर रहा है कि ये किसी तरीके से थीटा जीरो पे जाके रुक जाए। तो जब ये ऊपर की तरफ रोटेट कर, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा ऐसे, तो सिस्टम इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा ताकि ये वापस आए। तो ये धीरे धीरे ऐसे, देखिए ऐसे जाएगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं अभी, यहाँ पे क्योंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, फिर वापस ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, लेकिन सिस्टम इसे फिर रोक देगा यहाँ पे, सिस्टम क्योंकि उल्टा टॉर्क लगाएगा, तो ये यहाँ पे रुका, फिर वापस जाएगा,
फिर आगे जाने की कोशिश करेगा, सिस्टम इस पे टॉर्क लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगा देगा। तो ये हर बार क्या कर रहा है, क्या कैसा कैसा मोशन कर रहा है, ऐसा मोशन कर रहा है, दिख रहा है ये कैसा मोशन है? कैसा मोशन है ये, इस तरीके का? कौन बताएगा? नॉट सर्कुलर, दिस इज अ ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक तो है, ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलर मोशन, ये ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है। ये पीरियोडिक मोशन, ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ये जो मैग्नेट है ना ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं? सो ध्यान से समझना कि जैसे ही आप थीटा इसको थोड़ा सा एंगुलरली डिस्प्लेस करते हो और छोड़ते हो, तो ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है ऐसे। तो यहाँ पूरा लिख रहा हूँ, थीटा इज वेरी स्मॉल angle through which magnet is angularly displaced and if the magnet is free to do its motion, then it will start or it will do oscillatory motion। ये ऑसिलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देगा और रुकेगा नहीं कभी भी, क्योंकि रोकने के लिए क्या चाहिए होती है, जब कोई चीज ऑसिलेटरी मोशन कर रही होती है, कर रहा होता है, ठीक है ना, तो उसे रोकने के लिए क्या चाहिए होती है, जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होता है, तो उसको रोकने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए होता है, फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन चाहिए होता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स जनरली क्या होता है, फ्रिक्शन हो गया, या एयर जो फोर्स लगाता है, ठीक है, ये पिछली बार आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे तो है ही नहीं वो, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये हमेशा क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, है ना। तो हम एक स्पेशल केस के लिए निकालेंगे, ध्यान देना। किसी को याद है पेंडुलम में क्या किया करते थे? पिछले साल आपने एक एक्सप्रेशन किया होगा पेंडुलम के लिए। हम लोग क्या करते थे, पेंडुलम को एंगुलरली डिस्प्लेस किया करते थे, थोड़ा सा समझना इस चीज को, थोड़ा सा कितना, वेरी स्मॉल एंगल, थ्रू एंगल थीटा, ठीक है। और जैसे ही आप छोड़ते थे तो इस पे एक टॉर्क लगती थी। टॉर्क कैसे निकालते थे, एम जी का ये वाला कंपोनेंट क्या होता था, साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा इंटू एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, ये टॉर्क लगाएगा। आ रहा है समझ में? ये पिछले साल किया होगा आपने, ऑसिलेटरी मोशन में किया, ये एसएचएम में करते थे। और थीटा अगर बहुत छोटा है, अगर थीटा बहुत छोटा है, क्योंकि थीटा छोटा ही है, हमने बहुत छोटे एंगल के छोटा एंगल लिया है, थ्रू वेरी स्मॉल एंगल थीटा इसको एंगुलरली डिस्प्लेस किया है। तो अगर थीटा बहुत छोटा है तो हम क्या कर देते थे, क्या लिखते थे, एम जी एल को एक तरफ लिखते थे, और थीटा बहुत छोटा है तो हम थीटा लिख दिया करते थे, याद है ये सब? बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे हम यहाँ पे। और ये जो टॉर्क है ये क्या कर रहा है, एंगुलरली एक्सेलरेट कर रहा है, तो टॉर्क को हम लिखते थे, अगर याद होगा, आई अल्फा, वेयर आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन करके दिखाऊंगा, वैसे मुझे टाइम पीरियड से मतलब है। तो जो अल्फा आएगा एम जी एल बाय आई इंटू थीटा। और ये जो थीटा के साथ ये जो क्वांटिटी है एम जी एल बाय आई, इसको लिखते थे ओमेगा स्क्वायर।
तो हमें ओमेगा पता चल जाएगा, और ओमेगा निकल गया। ओमेगा क्या था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वैसा ही एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे यूज करूंगा। देखिए यहाँ पे अब ध्यान से समझना, ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है ना, क्योंकि आपने पिछले क्लास में किया था। लेकिन थोड़ा बहुत मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार ये क्या करवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये पिछले क्लास में आपको किया होगा। अरे सिंपल पेंडुलम का तो एक्सप्रेशन हर किसी ने किया होगा। कुछ ऑसिलेटरी मोशन में, एसएचएम में कुछ नहीं भी बताया जाता ना, तो हर कोई एक्सप्रेशन पक्का करवा देता है। तो अब मैंने क्या किया, ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं थ्रू एंगल थीटा विच इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल थ्रू विच द मैग्नेट इज एंगुलरली डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस करके छोड़ा, ठीक है, और इसको फ्री कर दिया। जैसे ही मैं फ्री करूंगा, छोड़ दूंगा, तो क्या होगा? इट विल डू ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। और ऑसिलेटरी मोशन में भी कौन सा? क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, तो ये क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एसएचएम करेगा, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। सिंस, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, वाइवा में पूछ लिया जाता है कि अगर मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रू वेरी स्मॉल एंगल, छोटा सा एंगल रोटेट करवा के छोड़ दिया जाए, तो बताइए ये कौन सा मोशन करेगा? तो आप क्या बोलोगे? सर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में निकालूंगा अभी। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने क्या किया, थ्रू एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देके छोड़ा, तो इस पे टॉर्क लगेगी, देखिए ऐसे। ये सिस्टम की टॉर्क है, ठीक है। सिस्टम अपने आप इसे रोटेट करके वापस लेके आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिस्टम की जो टॉर्क लगेगी वो लगेगी कितनी? कितनी लगेगी? एम बी साइन थीटा। ये सिस्टम की टॉर्क है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये सिस्टम ने टॉर्क लगाई। अब सिस्टम की ये जो टॉर्क है, ये इसे वापस लेके आ रही है, और ये हर बार जो है, जब ये अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से नीचे जाएगा तो ऊपर की तरफ लग जाएगी। देखिए ध्यान से समझिए, ये अभी अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से कहाँ है? ऊपर है। तो किस तरफ लग रही है ये टॉर्क? ये लग रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये ऐसे चले जाए, नीचे जाएगा ना कभी ना कभी, रोटेट होता हुआ नीचे की तरफ जाएगा, तो ये टॉर्क फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगने लग जाएगी। सिस्टम की टॉर्क पूरा बना दिया इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये ऊपर की तरफ लगी। ऊपर मतलब, कहने का मतलब ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ लगी, ठीक है। इसलिए ये क्या कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन। एम बी साइन थीटा। अच्छा, जो टॉर्क होती है वो क्या देती है? मैग्नेट को क्या देगी? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जैसे F इजिकल टू एम ए होता है, वैसे टॉर्क इजिकल टू क्या होता है? आई अल्फा, ठीक है ना। फोर्स की जगह अगर आप टॉर्क लिख दोगे, तो मास की जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। सो आई अल्फा इजिकल टू आ गया एम बी साइन थीटा, और अल्फा आया एम बी बाई आई साइन ऑफ थीटा। बस हो गया मेरा काम। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? थीटा इसमें मुझे बताएगा कोई ओमेगा स्क्वायर कितना है? ये पूरा को पूरा, MB/I. हाँ, तो ये ओमेगा स्क्वायर है। दिस विल गिव यू ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, तो ओमेगा कितना आ गया? ओमेगा आया आपका अंडर रूट एम बी बाई आई, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी करके छूटा है अपने। एंगुलर फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैसे निकालते हो? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हो 2 पाई बाय कैपिटल टी।
तो आपका जो टाइम पीरियड है दैट कम्स आउट टू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा कितना, 2 पाई अंडर रूट आई बाय, ये है टाइम पीरियड। फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई क्या? ये डेरिवेशन नहीं भी याद रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, ये याद रखना बस, और कुछ नहीं। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला है आपके सिलेबस में, क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि इसके क्वेश्चन नहीं आए, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी कैसे आते हैं ये देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये वाला पार्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें एक एक चीज बता देता हूँ। बी यहाँ पे, आई क्या है, यहाँ पे आई को बोला जाता है, आई क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेट। एम यहाँ पे क्या है, डाइपोल मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। और बी आपको पता ही है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? अरे आया क्या? अगर आया है तो मुझे जरा इसका आंसर दे दो, अगर आ गया है तो मुझे बताओ इसका आंसर। इफ, ये सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, आप समझ लो क्या है ये। इफ दी magnet of dipole moment M is placed in magnetic field B, बताइए क्या होगा, कैसा मोशन करेगी ये? अगर इसे थोड़ा सा रोटेट करवा के छोड़ दिया जाए तो कैसा मोशन करेगी? ऑसिलेटरी, कौन सा ऑसिलेटरी भी में भी आप स्पेसिफिकली बताओ क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड है ये जो ऊपर लिखा होगा, ठीक है ना, ये है। ठीक है, सो इट्स टाइम पीरियड इज कैपिटल T, is capital T. Now this magnet is broken into two parts, into two equal parts, दो इक्वल पार्ट्स में ब्रोक कर दिया, ठीक है, तोड़ दिया है। अलोंग कौन सी लाइन, अब यहाँ बतानी पड़ेगी, है ना, तो दो लाइन के अराउंड ब्रोक कर पाते थे, एक तो होता था इक्वेटोरियल लाइन और एक होती थी एक्सियल लाइन। तो मैं ब्रोक कर रहा हूं अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, एंड वन पार्ट is placed in same magnetic field. तो वो पार्ट भी क्या करेगा, ऑसिलेट ही करेगा। अगर थोड़ा सा अगर अगर आप एंगुलरली डिस्प्लेस कर के छोड़ोगे तो वो भी क्या करेगा, ऑसिलेट ही करेगा। देन व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड आपको बताना है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, यानी कि आपका जो टाइम पीरियड आएगा वो कैपिटल टी की टर्म्स में ही आएगा, क्योंकि बड़ी वाली का तो दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली का टाइम पीरियड ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला बनाएंगे, फिर छोटी वाली का बनाएंगे और दोनों को कंपेयर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में आगे जाऊंगा, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी पे आगे जाएंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझना, टाइम पीरियड जो था वो था 2 पाई अंडर रूट, यहाँ देखिए क्या था, I बाय एम बी।
यहाँ पे मैं एक चीज और ले लेता हूँ, ध्यान देना। m1 को बोला है मास ऑफ द मैग्नेट, ध्यान देना, m1 बोला है मास ऑफ द मैग्नेट, 2l इज द लेंथ ऑफ मैग्नेट, ध्यान से समझना, और m यहाँ पे क्या है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। नॉट, ये स्मॉल m है, ठीक है ना, ये कैपिटल M है, ध्यान देना, ध्यान से समझना, पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। कौन मुझे बता देगा कि, अब एक एक चीज निकालते हैं, ठीक है। किसी को याद है कि एक रॉड का ध्यान देना, इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं, एक रॉड का जिसका मास है m1 और जिसकी लेंथ है 2l। अच्छा, कौन मुझे बताएगा, ये चीज बताएगा कि ये ऑसिलेट किसके अबाउट करेगा, ये जो मैग्नेट है ये किसके अबाउट ऑसिलेट करने वाला है, ये ऐसे इस एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं। यस सर। अच्छा, ये कौन सी एक्सिस है, बताएगा कोई, कौन सी एक्सिस है ये रॉड के बिल्कुल बीच में क्या होता है, अरे रॉड के बिल्कुल बीच में क्या होता है, अगर एक रॉड लोगे उसके बिल्कुल बीच में क्या होता है उसका, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। बहुत बढ़िया, तो ये रोटेट करेगी सेंटर ऑफ मास। अरे यार, कभी हथौड़ा फेंक के देखा है, ऐसे हथौड़ा फेंकना स्पेस में, तो हथौड़ा जो है ना बिल्कुल बीच में नहीं करता, बीच में क्या अबाउट रोटेट नहीं करता, यहाँ से रोटेट करता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास किस तरफ रहता है, जहाँ पे लोहे वाला पार्ट रहता है ना, तो ये इस एक्सिस के अबाउट, यहाँ कहीं कोई एक्सिस होती है, इसके अबाउट ऐसे रोटेट करता हुआ जाता है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करता है। तो कोई भी चीज अगर फ्रीली छोड़ दी जाए, कोई भी फ्रीली छोड़ दी जाए और वो रोटेट कर रही है, तो हमेशा वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है। तो कौन मुझे बता देगा कि अगर ये मैग्नेट है जिसका मास है m1 और जिसके पूरी लेंथ है 2l, तो उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पढ़ा है पिछली बार पढ़ा होगा ना। mr²। ना 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 ना, mr² नहीं होता, mr² का तो रिंग का होता है, रॉड का याद रखना कितना होता है, m टोटल लेंथ का स्क्वायर बाय 12। समझ में आया, यस। याद रखना इस चीज को, क्योंकि मैग्नेट जो होती है, जनरली जो मैग्नेट के क्वेश्चन आते हैं वो इसी के आते हैं, ऐसे ही आते हैं, ठीक है। कि मैग्नेट जो है एक रॉड की तरीके की, वैसे तो मैग्नेट तो किसी भी शेप की हो सकती है, तो क्वेश्चन तो किसी भी शेप का आ सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो याद रखना है कि अगर मैग्नेट सिंपल लीनियर शेप में, जैसे ये मैग्नेट मैंने दिखा रखी है जिसकी लेंथ 2l और मास m1 है, तो जब इसे छोड़ दोगे आप, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, और सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में लाई करता है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है m टोटल लेंथ का स्क्वायर बाय 12, ठीक है। समझ में आया। यस सर। तो मुझे बताओ इस मैग्नेट का कितना होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, m 2l का होल स्क्वायर बाय 12, ये समझ में आया सभी को। यस सर। 4ml² बाय 12, दैट इज ml² बाय 3, ये है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आई उधर डाल दूंगा, ठीक है ना, डाल दूंगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा ये तो आप बता ही सकते हो, पोल स्ट्रेंथ इनटू 2l। बात समझ में आ गई, ये m1 है, नॉट m, m1।
उठा के डाल दो यहाँ पे। टाइम पीरियड आया है 2 पाई अंडर रूट m1 l स्क्वायर बाय 3 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इंटू 2l इंटू बी। थोड़ा देखने में खतरनाक लग रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टाइम पीरियड का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो आपका आ रहा है, एल एल कैंसिल आउट हुआ तो ये आया m1l, नीचे आ जाएगा कितना 6mb। ये चीज समझ में आ गई? आ गई समझ में सभी को? ठीक है ना, कुछ नया नहीं कर रहा हूं। अगर सब कुछ आता ना, अगर 11th में अगर ये ढंग से अगर याद होता तो अभी तक तो कुछ नहीं, आप धड़ बहुत जल्दी बता देते। तो याद रखना, अगर मैग्नेट है, मैग्नेट अगर रॉड की तरह बनी हुई है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है m टोटल लेंथ का स्क्वायर बाय 12, और मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालना आता है। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया, इसको ध्यान से समझना, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ा दो पार्ट में। इक्वल पार्ट में तोड़ा। कौन मुझे बताएगा ये लेंथ कितनी हो गई? L एल, एल, ठीक है। यहां जाएगा नॉर्थ, यहां जाएगा साउथ। अब एक को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, मान लीजिए इसे उठा के रख दिया, तो मतलब अब मेरा जो नेक्स्ट केस है वो है ये, इसका टाइम पीरियड मुझे निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालना पड़ेगा। फॉर्मूले में उठा के रख दूंगा और कंपेयर कर दूंगा। अच्छा, पूरी मैग्नेट का जो मास था वो था m1, तो हाफ का कितना होगा, m/2 m1/2। ये आ गया आपका मास। लेंथ एल है, ध्यान देना। अब बताओ, अगर इसे छोड़ दिया तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेट करेगी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन मुझे बताएगा? मास कितना है, m1/2, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है l, तो l स्क्वायर बाय 12। आया समझ में कि नहीं आया? yes sir तो ये नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, which comes out to be m1 l स्क्वायर बाय 24। ये है नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डाइपोल मोमेंट बताएगा कोई? मैग्नेटिक डाइपोल mn2 मोमेंट बताएगा कोई? क्या आएगा? ml, ml है ना। पोल स्ट्रेंथ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, याद होगा, ये मैंने बताया था कि पिछली क्लास में बताया था। पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब आप इक्वेटोरियल लाइन के अबाउट काटते हो। तो m टोटल लेंथ, अब दोनों पोल्स के बीच में जो लेंथ है वो l हो गई। तो ये आ गया आपका, ध्यान देना, m इंटू एल। अब उठा के डाल दो टाइम पीरियड। अब जो नया टाइम पीरियड आ रहा है किसका, इसका टाइम पीरियड, ध्यान देना, इसका निकाल रहा हूं, इसका टाइम पीरियड। तो वो आएगा 2 पाई अंडर रूट I1 अपॉन m1b। डालो उठा के, I1 m1 l स्क्वायर बाय 24 इंटू m1, दैट इज mlb। बात समझ में आई? yes sir 1/√12 2 पाई अंडर रूट m1l अपॉन lb। आ गया समझ में? इसको माना 1, इसको माना 2। बेटर ये 12 को अंदर ही रखो, ठीक है ना, 12 को अंदर ही रखो ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। फिर डिवाइड ही कर दूंगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इस 12 को ना अंदर ही रख दिया, डिवाइड कर दो फ्रॉम 1 एंड 2 t/t1। अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए 2 पाई कैंसिल आउट हुआ, m1l कैंसिल आउट हुआ, lb कैंसिल आउट, नॉट lb, mb।
24 है क्या, देखा नहीं मैंने। ठीक है, तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ तो कैंसिल आउट हो रहा है, बस एक चीज कैंसिल आउट नहीं हो रही, ऊपर यहाँ पे नीचे 1/√6 है और यहाँ पे कितना है 1/√24। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/√6 डिवाइडेड बाय 1/√24। तो आंसर आता है √24/6 √4 दैट इज 2। तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, T1 क्या आ रहा है आपका, T1/2 T/2। आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। अगर पहले 4 सेकंड था तो अब कितना हो गया 2 सेकंड। पहले टी था, कैपिटल टी था, अब कितना हो गया, हाफ हो गया। तो आपको ध्यान देना, ये क्वेश्चन ना बेसिकली किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, कितने भी तरीके से बनाया जा सकता है। अगर यही क्वेश्चन फिर मैं ऐसे बनाता कि दो पार्ट को ऐसे भी बनाया जा सकता था कि दो पार्ट में तोड़ा, ठीक है, मैग्नेट को दो पार्ट में तोड़ा और दोनों की लेंथ का रेशो दे दिया गया, लेंथ का रेशो दे दिया गया। अब बोला उन दोनों को रखा मैंने मैग्नेटिक फील्ड में, तो उन दोनों के टाइम पीरियड का रेशो बता दो। तो फिर कुछ नहीं करना आपको, उन दोनों मैग्नेट का जो छोटी छोटी मैग्नेट है, पहले उनका लेंथ का रेशो दे रखा, तो उनकी लेंथ निकालना पड़ेगा। एक बार लेंथ निकल गई तो आप उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हो और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी निकाल सकते हो। एक बार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पता चल गया तो टाइम पीरियड पता चल गया, तो टाइम पीरियड का रेशो भी निकल जाएगा। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर आप बोलोगे और कैसे बनाया जा सकते हैं, तो और ऐसे भी बनाया जा सकते हैं कि इसको इक्विटोरियल लाइन के अबाउट ना कट करके एक्सियल लाइन के अबाउट कट कर दिया। तो एक्सियल लाइन के अबाउट कट करूंगा तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको निकालना आना चाहिए। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। ऐसे शीट में क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, शीट में क्वेश्चन होंगे ऐसे। ठीक है, तो उस समय जब डाउट्स होगा तो करवाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से पूछे जाते हैं और ये 2-3 बार आया हुआ है। दो बार तो मैंने देखा है, दो बार तो रिसेंटली एक बार आया था, एक पेपर में आया था रिसेंटली। तो इतना इजी आया था कि उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा था, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी दे रखा था और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी थी, बस टाइम पीरियड निकालना था। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी थी उसमें, और कुछ नहीं था। बाकी ये फॉर्मूला याद रखना। अच्छा, अगर यही, कौन मुझे बता देगा यही फॉर्मूला, इफ द इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, मतलब अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए और थोड़ा सा ऑसिलेट करके छोड़ा जाए, तो वो भी ऑसिलेट ही करेगा क्योंकि सेम केस ही तो है। तो उसका टाइम पीरियड कितना आएगा, कौन बताएगा? बता सकता है कोई इसी फॉर्मूले को देख के, कौन बताएगा? आई की जगह तो आई है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इस मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की जगह क्या आएगा? पी। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा, पी। तो ये फॉर्मूला भी याद रख लेना। इसे ब्लॉग में बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अब। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ध्यान देना, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, हर एक मैग्नेट स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पड़ी रहना चाहती है, ऑलरेडी पड़ी थी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, थोड़ा सा ऑसिलेट करके छोड़ा तो ये सारा काम है फिर। ठीक है, सारा काम है, थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ा, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ोगे ऑसिलेटरी मोशन करेगा, कौन सा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम पीरियड उसका ये होता है, ये हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा नेक्स्ट एक्सप्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी
of magnet placed in uniform magnetic field. अच्छा, किसी को याद है कैसे निकाला करते थे वहां पे? कौन मुझे मुझे बताएगा यहाँ पे जो टॉर्क लग रही है वो कैसी है? यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म का मतलब हर एक थीटा पे सेम लग रही है कि डिफरेंट लग रही है? बताएगा कोई? Different. डिफरेंट लग रही है। तो कैसी लग रही है? टॉर्क कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहां लिख रहा हूं, सिंस torque acting on the dipole is non-uniform, तो अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूं, देखिए ऑब्वियस सी बात है, समझने की कोशिश करना कि इस मैग्नेट को, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोशिश कर रही है किस इक्विलिब्रियम में रखने के लिए? स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रखने की कोशिश कर रही है। कोशिश करेगी ये मैग्नेटिक फील्ड की, ये जो मैग्नेट है ये इस पोजीशन पे रह सके, हमेशा यही कोशिश करती है। आप चाहते हो कि ये रोटेट करके, आप ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, आप चाहते हो ये रोटेट होके यहाँ आ जाए, ऐसे आ जाए, देखिए इसे आप इसे ऐसे रोटेट कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, और आप चाहते हो ये रोटेट होके ऐसे आ जाए, अपने आप आ जाएगी क्या? No, sir. आप चाहते हो ये नॉर्थ यहाँ आ जाए और साउथ यहाँ आ जाए ऐसे रोटेट होके, तो अपने आप तो नहीं आएगी, क्योंकि सिस्टम की नेचुरल टेंडेंसी है इसे कहाँ रखने की? स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखने की। तो अपने आप तो ये रोटेट नहीं होगी, अगेंस्ट दी सिस्टम के टॉर्क के अगेंस्ट में अपने आप रोटेट नहीं हो पाएगी, कुछ को रोटेट करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल एजेंट को रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो एक्सटर्नल एजेंट को क्या करना पड़ेगा? रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, और जितना वर्क डन वो कर देगा उतना ही एनर्जी उस एक्सटर्नल एजेंट से निकल जाएगी और सिस्टम में स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? ये ऑलरेडी बता चुका हूं सब कुछ, ठीक है? तो इसको मैं हटा दे रहा हूं यहाँ पे, इसका कोई रोल नहीं है। ये बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, ये वाला पार्ट। So, since torque acting on the dipole is non-uniform, then work done is calculated. वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कौन सा फॉर्मूला था? हाँ ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, लेकिन ये डिराइव करना है ना, आपने फॉर्मूला तो सही बताया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वर्क डन जो निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा, याद करो कैसे निकाला जाता था? इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इंटू डी थीटा। ये टॉर्क इंटू डी थीटा ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड डी थीटा। ये क्या होगा? स्मॉल वर्क डन टू रोटेट दी डाइपोल थ्रू एंगल थीटा। ध्यान से समझना इस चीज को। आप चाहोगे, अगर आपको टॉर्क निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? ध्यान देना, आप ये मान के चलो कि थीटा पे जाके आपको इस डाइपोल को थोड़ा सा और एंगुलरली डिस्प्लेस करना है, कितना? डी थीटा। तो जब आप थीटा पे जाके डी थीटा रोटेट करवाना चाहते हो तो आपको टॉर्क लगानी पड़ेगी इतनी, इस डायरेक्शन में, ये है एक्सटर्नल टॉर्क, और सिस्टम लगा रहा है ऐसे, ये है सिस्टम की टॉर्क। और थियोरेटिकली आप कैसे रोटेट करना चाहते हो? ध्यान देना, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा तक आप बहुत धीरे धीरे रोटेट करते थे, अगर आपको याद होगा, बहुत स्मॉल, बहुत धीरे धीरे रोटेट करते थे। अगर धीरे धीरे रोटेट कर रहे हो तो जो आपको टॉर्क लगानी है वो बिल्कुल कितनी लगानी है? सिस्टम के टॉर्क के इक्वल लगानी है, ठीक है ना? यहाँ लिख दे रहा हूं मैं सब कुछ, ठीक है? इफ dw is the
small angle through which, not small angle, small work done. Small work done by external agent to rotate the magnet from theta to theta plus d theta very slowly. यहां लिख रहा हूं very slowly. अगर आप बहुत स्लोली कर रहे हो तो ध्यान देना, जो आपकी टॉर्क होगी, जो आप लगाओगे, वो टॉर्क एग्जैक्टली क्या होगी, सिस्टम की टॉर्क के इक्वल होगी. मतलब सिस्टम अगर कितने लगा रही है, सिस्टम कितना लगा रही है, थीटा और डी, थीटा प्लस डी थीटा के बीच में, तो वो लगा रही है एम बी साइन थीटा. तो आपको ही उतनी लगानी पड़ेगी. बस अंतर ये होगा कि जो सिस्टम लगा रहा है वो लगा रहा है क्लॉकवाइज और आप लगा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज. बस ये अंतर है. मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा. बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? यस, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर. तो जो आपको वर्कडन करना पड़ेगा, छोटा सा वर्कडन, वो करना पड़ेगा याद करो क्या होता था, एफ डॉट डी एक्स होता था जब लीनियरली डिस्प्लेस हो रहा होता था कोई ऑब्जेक्ट. लीनियरली डिस्प्लेस, यहाँ पे एंगुलरली डिस्प्लेस हो रहा है तो एफ की जगह टॉर्क आ जाएगा, और डीएक्स, डीएक्स क्या था, डिस्प्लेसमेंट, तो डीएक्स की जगह पे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. ठीक है, तो ये छोटी सी टॉर्क है, और अगर आप इसे इंटीग्रेट कर देते हो, छोटा सा वर्क डन है, अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा. अब कहां से कहां, तो किसी भी थीटा 1 एंगल से किसी भी थीटा 2 एंगल. ठीक है, अब जरा मुझे बताओ कि आपने टॉर्क किस डायरेक्शन में लगाई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? बताओ. एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे लगाइए. ठीक है ना, ऐसे, इस तरफ. और डी थीटा किस डायरेक्शन में, वो भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. तो दोनों का, दोनों जो है ऊपर की तरफ आ रहे हैं. राइट हैंड थंब रूल से देखोगे तो दोनों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है. एक्सटर्नल टॉर्क की भी ऊपर की तरफ है और डी थीटा की ऊपर है. ठीक है ना, तो बेसिकली एक्सटर्नल टॉर्क और डी थीटा के बीच में एंगल कितना है, पैरेलल टू ईच अदर. तो कितना एंगल हो गया दोनों के बीच में, जरूरत पड़ेगी ना. हाँ, 0 हो गया. ठीक है ना, यहां जरूरत पड़ने वाली है. तो आपने टॉर्क लगाई कितनी, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू कॉस 0. ये चीज समझ में आ गई? डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, ये सब कराया हुआ है, सब करा हुआ है. कॉस 0 1 हो गया. ठीक है, तो आपको इसे इंटीग्रेट करना है. इसे आप इंटीग्रेट करोगे, क्या कॉमन आ रहा है, एम बी कॉमन आ गया. मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है. बी मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया. साइन थीटा का इंटीग्रेशन आना. कौन बताएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos theta. माइनस कॉस थीटा. हाँ
एक बार थीटा 1 लिख दो, एक बार थीटा 2 रख दो, ठीक है। तो टोटल वर्कडन आपका आ गया -mb और थीटा 2 -mb और थीटा 1। और इसको ना कई बार इस फॉर्म में लिख दिया जाता है, वैसे तो मैं इसी फॉर्म में लिखना चाहूंगा, लेकिन इसको ना इस फॉर्म में लिख दिया जाता है। आप अगर आप ढंग से देखोगे तो mb कॉमन आ रहा है, -mb, तो आ जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो ये आपका वर्कडन है जो आपने किया, और यही क्या हो जाएगा, जो वर्कडन करता है सिस्टम, एक्सटर्नल एजेंट करता है, वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है, ध्यान देना। तो ये जो वर्कडन किया, एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्कडन किया, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा। यानी कि ये होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट थीटा 2 पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट थीटा 1 पोजीशन। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये है टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इसको टोटल भी लिख देता हूं ना, और बेटर ये है कि मैं इसे एक्सटर्नल ही लिखूं, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए, ना आप बोलोगे कि टोटल क्या है सर ये। इसको लिख देता हूं एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। ऐसे सही रहेगा। और आपको याद होगा सिस्टम का जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये पूरा जो है ये सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी पहले से ही बताया हुआ है, पहले ही बता दिया था जब मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताई थी, ठीक है। बस हो गया। तो ये उठा के ना इसमें डाल दो, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी। तो अगर आप ढंग से देखोगे, कंपेयर करते हो, तो आपको पता चलता है कि थीटा टू एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी है ये, और थीटा 1 पे है ये। बस किसका चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है मुझे बताएगा कोई? एंगल का ही चेंज आ रहा है। तो थीटा 1 में, जब थीटा 1 पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, तो बस यहाँ पे कॉस थीटा 1 आ रहा है, बाकी तो सेम है। और वैसे यहाँ पे थीटा 2 एंगल पे, यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस थीटा 2। तो मैं अगर आपसे पूछूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट एट एनी एंगल थीटा, कौन बताएगा क्या आंसर होगा? किसी भी थीटा पे। यस, -mb cos थीटा। बस वहां पे थीटा की जगह बस पहले थीटा 1 था, फिर थीटा 2, अगर थीटा कोई भी थीटा रखूं तो क्या आएगा, -mb cos थीटा। और इसी को हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात आई समझ में? यस सर। ठीक है, तो बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है, कुछ नया एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है ना, एज इट इज है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ढंग से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आएगी, जब थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री, -mb, ठीक है। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी जब थीटा क्या होगा, 180 डिग्री।
ठीक है, ये याद रखना, जो मैंने पहले बताया था वो एज इट इज यहाँ पे डाल दिया। तो अब इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि भाई मुझे बताओ कि अगर मैं मैग्नेट को स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक लेके जा रहा हूँ, रोटेट करवा के जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, या सिस्टम कितना वर्क डन करेगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें कुछ नए क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले करवाए हुए। If the magnet of pole strength ten ampere meter and distance between the pole is 10 centimeter, is placed in a magnetic field of 2 Tesla, आपको क्या निकालना है सबसे पहले? ए पार्ट। सबसे पहले तो बताओ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना होगा। टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी of the magnet at theta equal to 60 degree and theta equal to 180, ये दोनों बताने, ठीक है। और सी, find out the work done by external agent to move the magnet from theta 60 या 60 डिग्री टू 180 डिग्री। क्योंकि इसके क्वेश्चन मैंने पहले करवाए थे आपको, तो कुछ नए क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है ना। तो ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए मुझे बताइए सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना है। बताएगा ओके जल्दी। कितना आएगा? पोल स्ट्रेंथ है 10 एम्पियर मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा मेरा काम। तो ये आ गया 10 इंटू 12, 12 कितना है? 10 सेंटीमीटर। दैट कम्स आउट टू बी 10/1000। तो ये आया 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बी, torque and potential energy of the magnet at theta equal to 60 degree and theta equal to 180 degree, ठीक है। तो थीटा 60 का यहाँ बता दो और थीटा 180 का यहाँ बता दो, ठीक है। पहले आप बताओगे टॉर्क और फिर बताओगे आप पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, ठीक है। टॉर्क बताओ। यस, टॉर्क √3। चलिए यहाँ देख लीजिए, एम बी साइन थीटा होगा,
ठीक है, m है 1, b है 2 और साइन 60 होता है √3/2। √3 न्यूटन मीटर। चलिए ठीक है, यहाँ बताइए यहाँ टॉर्क कितनी होगी। 180 पे तो जीरो होती है, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधे ही आ जाएगा, जीरो आ जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगा mb साइन 60 माइनस mb साइन 60। तो माइनस m कितना है 1, b इज 2, नॉट साइन 60 कॉस 60। कॉस 60 आपका हो गया हाफ, तो कितना है -1 जूल, ठीक है। और यहां हो जाएगी आपकी कितनी, -mb cos 180, cos 180 होता है -1, तो आ जाएगा प्लस mb 1 into 2, that is 2 टेस्ला, not 2 टेस्ला, 2 जूल। सी पार्ट क्या बोल रहा है वो, फाइंड आउट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव द मैग्नेट फ्रॉम 60 to 180। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होगा सिंपल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा, ये ध्यान देना कौन सा वर्क डन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। अगर वर्क डन ही पूछ लें, बोले वर्क डन निकालो, तो आप एक्सटर्नल एजेंट वाला निकालोगे, ध्यान देना, until or unless it is not specified कि वर्क डन बाय सिस्टम निकालो, ठीक है ना। अगर सिर्फ वर्क डन दे रखा है तो आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि फाइनल पोजीशन 180 है, ठीक है, माइनस इनिशियल पोजीशन 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 180 पे, 180 पे कितनी है 2 जूल, और 60 डिग्री पे कितनी है -1। तो आंसर कितना आ गया, 3 जूल। आ गया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, और इसी में मैं एक पार्ट और ऐड कर दे रहा हूं, डी यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, डी पार्ट। वर्क डन बाय सिस्टम to rotate the dipole from unstable to stable equilibrium। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम तक पहुंचाने में सिस्टम ने कितना वर्क डन किया होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल देंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ध्यान देना, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, फाइनल पोजीशन होगी इस केस में, स्टेबल अनस्टेबल से स्टेबल लेके गए, तो स्टेबल फाइनल पोजीशन है, और स्टेबल क्या होता है जब थीटा इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट अनस्टेबल, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल पोजीशन अनस्टेबल है, तो यानी कि 180 डिग्री। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा जो मैं निकालूंगा, ठीक है। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है। अच्छा, थीटा 0 पे कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, -mb cos 0, ठीक है, और इस पे आ जाएगा -mb cos 180। तो आपका आंसर आया -mb cos 0 1 होता है, ठीक है, -mb cos 180 -1। तो आंसर आ रहा है -mb
माइनस एम बी, 3 माइनस आ गया ना, तो 2 प्लस हो जाएंगे, 1 माइनस हो जाएगा, तो आंसर आया -2 MB। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय सिस्टम आपको निकालना है, नॉट एक्सटर्नल एजेंट, तो वो होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कितना आ गया? 2 MB। उठा के डाल दो यहाँ पे वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा 2। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना था? 1, और टेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 2, तो आंसर आ रहा है 4 जूल। ठीक है, तो इतना ही है आपके सिलेबस में, ठीक है ना। जो मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड आपके सिलेबस में है, और टॉर्क, ठीक है ना, और पोटेंशियल एनर्जी, ये 3 एक्सप्रेशन है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं एम्पियर सर्किट लॉ करवाऊंगा, और फिर एम्पियर सर्किट लॉ के साथ आपका वो स्टार्ट हो जाएगा, बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, आज के लिए काफी है, थैंक यू।